Okay, so let's discuss this question. Okay, question is saying that you have 14.2 gram mixture of MgCO3 and CaCO3. Okay, on heating it gives 3.36 liter of CO2 at STP, and they're asking you the percentage of MgSO4. तो सॉरी MgCO3. So first of all let's write कि मिक्सचर में हमारे पास क्या क्या है. MgCO3 and I have CaCO3. दोनों का मिक्सचर है और जब हम इसको हीट करते हैं ट्राइंगल वाला साइन जो है इट रिप्रेजेंट्स द हीटिंग. So when we are heating this, it will form magnesium oxide along with CO2, and with CaCO3 it will form CaO plus CO2. And इसका पूरा का पूरा जो मिक्सचर है that is given to you as 14.2 grams. Okay, and they're asking you calculate the percentage of MgCO3. तो हमको किसी का भी परसेंटेज पता नहीं है. So let's assume कि इसका मास x है. So this will be 14.2 minus x because this was your total mass. So whatever is the mass of MgCO3, you're going to minus it, subtract it from the total. So you will get the mass of this one. अब अगर मुझे moles निकालना है तो I will divide it by 84 because molar mass of MgCO3 is 84 and the molar mass of CaCO3 is 100. So I have found out the moles of this one and the moles of this one in the terms of X. Now since MgCO3 here and MgO plus CO2, the reaction is already balanced. So they are in the ratio of 1:1. That means whatever the MgCO3 you have taken here, the moles of MgCO3 you have taken here, same will be the moles of here because the ratio is how much? 1:1 ratio. Same as with the case of CaCO3. That is going to be your 14.2 minus x divided by 100. So these are the moles of CO2 in terms of x. Okay, now if I want to find out the total moles of CO2, so total moles of CO2 will be the moles of CO2 in equation 1 and the addition of CO2 in equation 2. So it will be x by 84 plus 14.2 minus x by 100, which will be equal to 3.36 divided by 22.4. अब मैंने इसके इक्वल क्यों किया ये? दिस इज ऑल्सो मोल्स ना. कैसे? क्वेश्चन में मुझे वॉल्यूम गिवन है लीटर में, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? जो भी आपके पास वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. तो गिवन वॉल्यूम कितना है मेरे पास? 3.36. तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 3.36. तो क्वेश्चन में मुझे मोल्स ऑफ CO2, टोटल मोल्स ऑफ CO2 इज ऑलरेडी गिवन इनडायरेक्टली. तो लीटर के फॉर्म्स में गिवन था तो मैंने यहाँ से मोल्स निकाल लिए, तो टोटल मोल्स इसके इक्वल हो जाएंगे. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू विल बी सॉल्विंग इट फॉर x. तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालना इक्वेशन से एंड देन परसेंटेज ऑफ MgCO3 आप निकाल लेना. जो भी x का वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाई टोटल जितना मास था मल्टीप्लाइड बाई 100. तो यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट दी परसेंटेज ऑफ MgCO3. इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? समझ में आया सबको? थोड़ा सा सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन था, हमने ऐसा ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया हुआ है ना, सेम टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दिस वन. ओके, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं हमको एक चीज़, कुछ इन्फॉर्मेशन है रिएक्शंस के बारे में, वो बेसिकली पता होनी चाहिए. ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है मैं साइड में यहाँ पे कर दे रही हूँ कि कभी भी आप किसी कार्बोनेट को, दिस इज, अच्छा मैंने NaNO3 कर दिया था क्या? सॉरी, दिस इज NaCO3 है. ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे इफेक्ट्स होते हैं. एक हमारे पास कार्बोनेट है CO3 2- एंड दूसरा है हमारे पास HCO3-. ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ Na+CO3- होता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली एक्चुअली Na2CO3. मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख दिया है और दिस विल बी योर NaHCO3. ठीक है, तो अभी समझ लो क्या बोलना चाह रहे हैं. तो कभी भी आप कार्बोनेट को अगर हीट कर रहे हो, ओके, तो चाहे अगर आप Na2CO3 ले लो, ओके, या फिर K2CO3 ले लो, या फिर Rb2CO3 ले लो, या फिर CS2CO3 ले लो,
इन चारों को अगर आप हीट करोगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन, ध्यान रखना है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, किसी को भी आप हीट करोगे देयर विल बी नो रिएक्शन, एक्सेप्ट अगर मैं ले लूँ Li2CO3, लिथियम दे देगा। बाकी इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, 10th क्लास में थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको पता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, लिथियम भी होता है। तो लिथियम को छोड़ के कोई किसी को भी आप हीट करोगे वो आपको CO2 गैस कोई भी बेसिकली रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे ही अगर हम ले लें, लेट्स से मैं सिल्वर का कार्बोनेट ले लूँ, हाँ अल्कली मेटल्स बोल सकते हो आप संपदा, अल्कली मेटल्स जिसमें बाकी सबको आप हीट करने पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बट लिथियम को हीट करने पे मिलेगा। अगर मैं मर्क्यूरी का कार्बोनेट ले लूँ, इसको हीट कर लूँ, और अगर मैं सिल्वर का कार्बोनेट ले लूँ और उसको हीट करूँ, तो इन दोनों ही केसेस में हमको मेटल मिलता है। ये हम इनऑर्गेनिक में भी करेंगे वैसे तो। और हाफ मोल्स ऑफ O2, यहाँ पे भी Ag मिल जाएगा, CO2 प्लस हाफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग है सारे कार्बोनेट्स, रिमेनिंग जितने कार्बोनेट्स आपको लेने हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ Li2CO3, इसको हीट करूंगी तो Li2O प्लस CO2 दे देगा, या फिर MgCO3 को हीट कर लूँ, इसको हीट करूंगी तो ये MgO प्लस CO2 दे देगा। तो ये कार्बोनेट्स की स्पेशलिटी होती है कि अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स को छोड़ के बाकी सब आपके पास CO2 गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, बट Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 एंड CS2CO3 रिलीज नहीं करेंगे एक्सेप्ट लिथियम का कार्बोनेट। और अगर हमको दो अलग डिफरेंट टाइप की बात करनी है तो वो हो गया हमारे पास मर्क्यूरी और सिल्वर का कार्बोनेट, तो वो हमें साथ साथ में मेटल भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कार्बोनेट की हीटिंग के बारे में। ऐसे ही अगर मैं बाइकार्बोनेट की बात करूं, HCO3 माइनस को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट्स, इस आयन का नाम होता है बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो सारे के सारे जो भी आपके पास बाइकार्बोनेट है, सब ऑल बाइकार्बोनेट्स, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग gives carbonates H2O plus CO2। तो अगर मैं यहाँ पे NaHCO3 ले रहे हैं हम, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na2CO3 का कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। या फिर चलो मैं कैल्शियम का ले लूँ, ओके, तो CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्म करेगा CaCO3 उसका कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। ये जनरल रिएक्शंस हैं जो कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे जब एस ब्लॉक के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। हाँ सेम, यस स्निग्धो। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो जब तक आपको रिएक्शन नहीं पता तो ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी, ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। तो जस्ट मैंने ये आपको बेसिक बता दिया कि अगर कार्बोनेट्स के ऊपर कभी भी हीटिंग का क्वेश्चन आता है तो दिस लॉजिक यू हैव टू फॉलो हियर, ठीक है। नाउ अब हम क्वेश्चन पे वापस से आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास मिक्सचर गिवन है किस किस का, Na2CO3 और NaHCO3। Na2CO3 तो कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं हीटिंग करने पे, तो हीटिंग सिर्फ किसकी हो रही है, NaHCO3। तो यहाँ से NaHCO3 को हम हीट करते हैं तो हमको क्या देगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। ऑन हीटिंग इज 0.44 ग्राम्स ऑफ CO2, मतलब मुझे इसके कितने ग्राम्स मिल रहा है, 0.44। मोल्स में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी इसके मोलर मास से विच इज 44, तो CO2 के मोल्स कितने आ गए, 0.1, ठीक है। अब हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये सब ऑलरेडी बैलेंस है, 1 2 3, हाँ बाकी रिएक्शंस आपकी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन के बीच का मोल रेशियो क्या है, 2:1 है ना, ये आपके पास 2:1 के रेशियो में। तो अगर ये 0.1 होगा तो इसके कितने मोल्स होंगे, 0.1 इंटू 2 दैट इज 0.2 मोल्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ये चीज समझ में आई सबको या नहीं आई, क्लियर है। नाउ अब मुझे मोल्स पता चल गए तो मैं यहाँ से वेट निकाल लेती हूँ। वेट के लिए क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कितना होता है 84, यू विल गेट हियर 1.68 ग्राम्स,
ठीक है, तो अब आपको ये मिल गया NaHCO3, उसमें से कितना मास था 1.68। तो अगर मुझे रिमेनिंग निकालना है वेट ऑफ Na2CO3, तो वेट ऑफ NaCO3 कितना हो जाएगा, टोटल मास 2 था माइनस 1.68 विच इज इक्वल टू 0.32। ठीक है, अब मैं परसेंटेज निकाल सकती हूँ। परसेंटेज ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा, जो भी मास है उसका डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस विल गिव यू 16%। ठीक है, हो जाएगा 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट 16%। क्लियर है? लेट मी नो सबको समझ में आया है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी नहीं थी, बस हमको यही समझना था कि Na2CO3 और NaHCO3 में से रिएक्ट कौन कर रहा है। सिक्सटीन पॉइंट 8 ग्राम कहाँ से आया रेशमा? अरे माइनस, अरे सॉरी, अरे इसको मल्टीप्लाई किया ना 0.2 इंटू 84 से वेट मोल्स को। अरे कितनी बार बताऊं मैं, ये तो अब याद होना चाहिए। मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। तो मैम एक ही डेसिमल पॉइंट है ना? कहाँ पे? हाँ During the CO2 is 0.44 by 44 is 0.01 right now. 0.44 डिवाइडेड बाय 44 0.01. मैम 16.8। अच्छा, ये 0.01 आएगा ना? अरे ठीक है, 0.01 कर लो इसको। 0 पॉइंट, अरे पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो गया उसके बेसिस पे, रुको। तो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये 0.01 मोल हो गया, तो ये कितना होगा 0.02 मोल्स। ठीक है, अब इसका वेट निकाल लो। 0.02 इंटू 84 कितना हो जाएगा ये, जल्दी बताओ। वन 1.68 ग्राम्स। ठीक है, वेट निकल के आ गया, तो वेट ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1.68 grams, so which will be equal to 0.32 grams। तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा, 0.32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0.16, 16%। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस टॉपिक पे लिया था हमने। We have 1 gram mixture of Cu2O, that is cuprous oxide, and cupric oxide on heating gives 0.88 gram of copper. Calculate the percentage of copper oxide in the mixture। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑक्साइड्स हैं, एक है Cu2O, उसका मिक्सचर, इसको हीट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है कॉपर और साथ में O2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हाफ O2। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, ये पूरा मिक्सचर गिवन है, इसको आप हीट करोगे तो अगेन आपको क्या देगा, ये कॉपर और यहाँ पे हाफ O2। ठीक है, अब इन दोनों का मिक्सचर है। अब इन दोनों का मिक्सचर में उन्होंने ये बोल दिया कि दोनों को ही हीट करके कॉपर का जो मास आ रहा है वो 0.88 ग्राम्स आ रहा है। ओके, तो मान लेते हैं कि इसका ग्राम x था, तो इसका ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम गिवन है, तो 1 माइनस एक्स, इसका टोटल मिक्सचर का मास कितना है 1 ग्राम, तो अगर ये x है तो ये हो गया 1 माइनस एक्स।
मुझे मोल्स निकालना है तो कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड के मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी, विच इज 144, और यहाँ पे इसका मोलर मास है 80, तो इसके मोल्स आ गए। ठीक है, अब इसका यहाँ पे कॉपर के साथ 1:2 का रेशियो है, तो अगर इतने मोल्स हैं तो यहाँ पे कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 × x/144। ओके, और यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, तो अगर यहाँ पे 1 - x/80 मोल्स है तो यहाँ भी 1/x डिवाइडेड बाई 80 मोल्स। मोल्स निकाल लिए हमने। टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, NT मतलब मैं टोटल लिख रही हूँ फॉर CO2। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 7 14 72 x/72, ठीक है, प्लस 1 - x/80, ये टोटल मोल्स है। और क्वेश्चन में मुझे कॉपर का मास गिवन है, तो मैं यहाँ से मोल्स निकाल सकती हूँ। गिवन मास 0.88 डिवाइडेड बाय मोलर मास। कॉपर का मोलर मास कितना होता है, 64, तो यहाँ से इसके मोल्स आ गए, तो इसको इक्वेट कर दो किससे, 0.88/64 एंड देन सॉल्व फॉर x। क्लियर है, यस और नो? कोई भी डाउट है किसी को तो पूछो। CO2 कहाँ लिया मैंने, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो संपदा? ये क्वेश्चन में गिवन है, दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। क्वेश्चन में गिवन है ना, Cu2O और क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने CO2 लिख दिया क्या, सॉरी, कॉपर होगा, कॉपर कर लो, इट्स कॉपर, सॉरी सॉरी, पिछले वाले क्वेश्चन का CO2 ध्यान में है। ठीक है, इट्स कॉपर ओनली, गलती से लिख दिया है, इसको रब कर देती हूँ नहीं तो नोट्स में रह जाएगा। चलो नेक्स्ट, here we will be talking about नया प्रॉपरली थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, यहाँ तक हमने मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक मोल्स एंड परसेंटेज और ये सब निकालना फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास concentration of solution। ओके, नाउ सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, दैट व्हाट इज सॉल्यूशन। मान लो मैंने ये कंटेनर लिया हुआ है, इस कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, और ऊपर से मैंने शुगर ऐड कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम शुगर जो है इसमें फिर स्टिर कर दिया स्पून से, तो पूरा शुगर जो है इसमें डिजोल्व हो गया। तो इस केस में आपके पास जो वाटर था दैट विल बी नोन एज सॉल्वेंट। जो अमाउंट में ज़्यादा होता है, जिसमें आप सब्सटेंस को डिजोल्व करते हो, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसको डिजोल्व करते हो, जिसका अमाउंट कम उसमें होता है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और यहाँ पे आपने क्या प्रिपेयर कर दिया है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो है वो किसके इक्वल होता है, इट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन जो है तुम्हारा इट विल बी इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो लिख लो यहाँ पे
solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. In which the components will lose their identity and they will be termed as solute and solvent. ठीक है, तो जो चीज मैंने यहाँ पे बस एक्सप्लेन करी है उसी को मैंने यहाँ पे थियोरेटिकल फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है, नेक्स्ट जो चीज हमने इसमें देखा, कंपोनेंट present in smaller amount will be called as solute and component present in larger amount will be called as solvent. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं. क्या क्या एग्जाम्पल को हम सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं. जैसे हमारे पास क्या है, सॉल्टेड वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो यहाँ पे सोल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर. ठीक है, सेकेंड जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ aqueous solution of यूरिया. ठीक है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो इसमें सोल्यूट क्या है आपके पास, यूरिया, और सॉल्वेंट क्या है आपके पास, वाटर. एक्वस का मतलब जहां पे भी एक्वस टर्म आपको दिख जाए, इसका मतलब है किसकी बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है. ठीक है, हाँ विवेक, आप वाटर प्लस शुगर को जब आपने ऐड किया तो सोल्यूशन बन गया ना उसका, so that is known as solution. ठीक है, लिखो जल्दी से ये. ओके, डन. अनन्या, कौन से टिंचर की बात कर रहे हो? टिंचर कुड बी लाइक अ लॉट ऑफ, केमिस्ट्री में बहुत सारे टिंचर्स होते हैं, तुम कौन सा टिंचर की बात कर रहे हो? अच्छा, इसमें अच्छा तुम आयोडीन टिंचर की अगर बात करोगे तो वो आयोडीन टिंचर में एक्चुअली आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उसका जो सॉल्वेंट होता है वो तो अल्कोहल होता है. ठीक है, अल्कोहल में हम उसको प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अल्कोहल एंड वाटर आपको मिल जाएगा सॉल्वेंट के केस में, और सोल्यूट में आयोडीन होगा और सोडियम आयोडाइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या लिया है आपने. तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट होता है. ठीक है,
एक्सक्यूज मी, ठीक है। नेक्स्ट हमें है हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला है आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हो गया आपके पास सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। यही आपके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, सिंपल। सेकंड आपने कर लिया टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3 कंपोनेंट्स होंगे। अब एक आइडियल सॉल्यूशन की हम बात करें तो सोल्यूट आपके दो हो सकते हैं, ठीक है, बट सॉल्वेंट जो है आपके पास इट विल ऑलवेज बी 1। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें जिसको जो आपको क्वेश्चन में डील करना है, तो सोल्यूट आपके पास एक या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट जो है आपके पास वो आपको एक ही कंसिडर करना है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बाकी हम सॉल्यूशंस वाला चैप्टर आएगा 12th में, उसमें हम और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट जो है सेकेंड कैटेगरी जिसके बेसिस पे आप सॉल्यूशन को कर सकते हो, वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको कई जगह देखने को मिलेगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे DIL भी लिखेंगे। इसका मतलब है कि उसमें सोल्यूट इज वेरी लेस और सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट क्या है, बहुत कम है, बहुत लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में CONC लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि सोल्यूट इज रिलेटिवली मोर। ठीक है, कुछ भी डाउट हो इन दोनों इसमें तो पूछो, अदरवाइज कुछ डिफिकल्ट टर्म्स है नहीं इसमें। लिखो जल्दी से। टर्नरी में संपदा दो सोल्यूट होंगे और सॉल्वेंट एक ही रहेगा। दो सोल्यूट मतलब मैं शिकंजी बनाते हैं ना लोग, शिकंजी में क्या करते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, तो सॉल्ट भी सोल्यूट हो गया, शुगर भी डालते हैं, शुगर भी सोल्यूट हो गया, और पानी में ऐड करते हैं और भी कुछ दुनिया भर की चीजें डालते हैं, तो सोल्यूट आपके बहुत सारा हो गया, बट सॉल्वेंट तो एक ही है, पानी लिया हुआ है आपने। जब नींबू पानी बनाते हो तो सोल्यूट में लेमन जूस भी आ जाएगा, है तो ये सारे सोल्यूट हो गए। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो सोल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। चलो नेक्स्ट इज योर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? अभी कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसी से पूरा डिपेंड करेगा। तो हियर यू हैव कंसंट्रेशन की बात करें तो concentration is always defined with respect to solute, ओके। हाँ, सॉल्वेंट लिखवाया ना क्रिश ऊपर डेफिनेशन में, ऑलवेज लिखवाया, अमाउंट ज्यादा होगा यहाँ पे लिखवाया ना, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज योर सॉल्वेंट, है ना। नोट्स में सब है, सब मिलेगा आपको। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। ओके, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि सोल्यूट कितना है, सोल्यूट मोल्स में गिवन है या फिर सोल्यूट मास में गिवन है या सोल्यूट वॉल्यूम में गिवन है, उसके बेसिस पे ही आप उसको
डिफाइन करोगे. ओके, एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ईदर मास, अगर मास के टर्म्स में ले रहे हो, या फिर मोल्स अगर मोल्स के टर्म्स में ले रहे हो, या फिर वॉल्यूम अगर वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे हो, ऑफ सोल्यूट. ओके, टू दी मास या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट. अब देखो, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको थ्योरेटिकली कंफ्यूज कर सकता है, बट जब मैं इसको कि फॉर्मूला की टर्म्स बताती हूँ तो ज़्यादा तुमको समझ में आएगा. तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला ये होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, अगर मास के रिस्पेक्ट में गिवन है तो मास, अगर मोल्स के रिस्पेक्ट में गिवन है तो मोल्स, और अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गिवन है तो वॉल्यूम लिख लो. ठीक है, ये सब ऑफ सोल्यूट जिस रिस्पेक्ट में भी बोल रहा है, डिवाइडेड बाय, नीचे आप मास ले सकते हो या फिर वॉल्यूम ले सकते हो. हम मोल्स नहीं लेते क्योंकि मोल्स लेने पे वो मोल फ्रैक्शन हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो नीचे सिर्फ हम मास या फिर वॉल्यूम कंसिडर करते हैं ऑफ सोल्यूशन. तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो सोल्यूशन ही होता है, एक्सेप्ट वन वी यूज सॉल्वेंट. बस एक ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा जहां पे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की जगह आपको सॉल्वेंट मिलेगा. अदरवाइज सारे केस में आपको जब कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो उस केस में आपके पास इधर आप सोल्यूट का मोल्स, मास या वॉल्यूम लोगे डिवाइडेड बाय मास या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक्सेप्ट देयर विल बी वन केस जिसमें हम सॉल्वेंट लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसको मैं लिख रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स. ठीक है, उसको मैंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. दिस इज योर ग्रुप ए एंड दिस इज योर ग्रुप बी. ठीक है, ध्यान से सुनो, जितना भी वॉल्यूम रिलेटेड चीजें होंगी वो ग्रुप ए में हम ऐड करेंगे, सब उसमें पढ़ेंगे. और जितने भी हमारे पास मास रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको हम पढ़ेंगे ग्रुप बी में. फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे वॉल्यूम वाले में आप ये भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर. मतलब ये कैसा है, आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. ओके, बट मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्परेचर, ये सब याद करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट. ठीक है, मास भले ही अगर आप ज्यादा ही उसको हीट वीट कर दोगे तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बट मास कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है, बट वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. नाउ देयर विल बी अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे हमको क्या करना होगा, ग्रुप ए को ग्रुप बी में कन्वर्ट करना होगा. तो आपको पता है कि देयर इज ओनली वन टर्म जो मास और वॉल्यूम को एक दूसरे से रिलेट करती है. कौन सा वो टर्म है, कौन सी वो क्वांटिटी है which relates mass Moles. and volume. मास एंड वॉल्यूम. मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. वॉल्यूम का है यहाँ पे, वेयर इज वॉल्यूम. तो कौन सा ऐसा टर्म है, क्वांटिटी है जो मास को और डेंसिटी को रिलेट करती है. यस, संपदा, स्वर्णिका, रेशमा, ध्रुव ने करेक्ट आंसर दिया है. दैट इज योर डेंसिटी. ठीक है, तो कभी भी अगर मुझे ग्रुप डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना भाई, ये लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो दिस इज द क्वांटिटी वेयर मास एंड वॉल्यूम इज आर इंटर रिलेटेड. सो इफ वी वांट टू इंटर कन्वर्ट ग्रुप ए इनटू ग्रुप बी तो मुझे डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा. अभी थोड़ा सा वेग सा लग रहा होगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. सो इफ you want to interconvert
ग्रुप ए टू ग्रुप बी और वाइस वर्सा पता होगा ना, या ग्रुप बी टू ग्रुप ए। तो आपको क्या करना है, यूज डेंसिटी का यूज करना है। अब ग्रुप ए में हम कौन कौन सा चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे हम पहले पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सेकंड पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड हम पढ़ेंगे मोलारिटी, ठीक है। जिन्होंने लास्ट ईयर फाउंडेशन लिया था उनको थोड़ा बहुत आता होगा। और फोर्थ हम पढ़ेंगे नॉर्मैलिटी। ये 4 टर्म हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप ए में। ऐसे ही हमारे पास 4 टर्म है ग्रुप बी में, वो है परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। इसको फर्स्ट करो। सेकेंड जो हम इसमें पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, थर्ड चीज हम इसमें पढ़ेंगे मोलालिटी, और फोर्थ चीज होगी इसमें पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। जल्दी से ये लिख लो पहले। डन, चलो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ग्रुप ए का परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये बस मैंने सेपरेट कर दिया ताकि याद करना इजी हो जाए, ठीक है। अलग अलग से भी ऐसे कर सकते थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। सो ग्रुप ए में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको हम परसेंटेज वी बाई वी भी लिखते हैं, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इस टर्म का मतलब क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ध्यान रखना है, न्यूमरेटर में हमेशा सोल्यूट रहेगा, डिनोमिनेटर में हमेशा सोल्यूशन रहेगा। अनटिल एंड अदरवाइज देयर इज ओनली वन आउट ऑफ दीज 8 वन जहां पे हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जितना भी वॉल्यूम है, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, मतलब सोल्यूट का वॉल्यूम ml में होना चाहिए। प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। हर 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज वी बाई वी, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले के टर्म्स में मैं लिखना चाहूँ तो परसेंटेज वी बाई वी किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होता है। कोई डाउट इसमें, सिंपल से कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। डेफिनेशन तो आपको याद ही करनी कि परसेंटेज वी बाई वी का डेफिनेशन क्या होता है।
ml को कैलकुलेशन करते टाइम संपदा आप कन्वर्ट कर सकते हो लीटर में, दैट इज परफेक्टली ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो हर एक चीज को हम स्टैंडर्डाइज करके डेफिनेशन बताते हैं ना, तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करके डेफिनेशन ml में है, बस कन्वर्ट करना है आपको, क्या लीटर में, किलो लीटर में, किस में भी कन्वर्ट करो, माइक्रो लीटर में, जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप वैसा करो, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज दिस। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। 30 ml of ethanol is mixed with 45 ml of water. Determine percentage V by V of ethanol. ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सोल्यूट कौन कौन सा है, सॉल्वेंट का कौन कौन सा है। तो 30 ml गिवन है लेस अमाउंट में, 45 मोर अमाउंट में, दैट मीन्स इथेनॉल क्या हुआ, सोल्यूट, तो वाटर क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट। ठीक है, एक चीज तो सोल्यूट और सॉल्वेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। सिंपली क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज V बाई V निकालना है, तो परसेंटेज V बाई V इक्वल किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, 30 ml डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे, जो भी वॉल्यूम है सोल्यूट का प्लस जो भी वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, 45, which will come out to be 75 ml. So divided by 75 ml into 100, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 10, 25, 4 है ना, तो कितना आया 40%। समझ में आया सबको, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। अभी सब इजी इजी है, ठीक है। स्टार्टिंग अभी मेरे को लगता है मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान लग रहा होगा, है ना। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं हम, समझ नहीं आ रहा, बट थोड़ा सा भी फोकस करोगे ना तो आपको सिंपल सिंपल से लॉजिक से। एक और क्वेश्चन करो। नाउ हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ solute should be added in 300 ml of water to obtain a solution containing 80% by volume of solvent। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट, मतलब मुझे नहीं पता कितना वॉल्यूम है सोल्यूट का, एडेड टू 300 ml ऑफ वाटर, मतलब मुझे सॉल्वेंट पता है कितना है। सॉल्वेंट इज गिवन, सोल्यूट आपको नहीं पता कि कितना सोल्यूट है, कौन सा, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। टू ऑब्टेन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ऐसे एक इस तरीके से सॉल्वेंट करके यहाँ पे लिख दिया है, तो 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। बट हम परसेंटेज V बाई V हमेशा किसके लिए निकालते हैं, सोल्यूट के लिए, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना होगा, बताओ। 20। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका मतलब है सिंपली 20% बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट।
क्योंकि हम हमेशा ये जो परसेंटेज v बाई वी जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो हम सोल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, ना कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे यूजुअली बच्चे क्या मिस्टेक करते, 80% को लेके सॉल्व करना चालू कर देते। तो एक मिस्टेक तो यहाँ पे हो सकती थी, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। दूसरी मिस्टेक कैसे होती, अब आपने अगर ये परसेंटेज सही यहाँ पे निकाल भी लिया होता तो आपको पता है कि परसेंटेज v बाई वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो डिनोमिनेटर में 300 नहीं लिखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, v ऑफ सोल्यूट प्लस 300 इंटू 100। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, है ना, क्योंकि हम सोल्यूशन लेते हैं वहां पे सिर्फ सॉल्वेंट गिवन है, तो उसको ऐड करना भी जरूरी है, सिर्फ 300 से ही डिवाइड नहीं कर देना है, ठीक है। सो नाउ सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 100, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा 2v प्लस 600 इज इक्वल टू 10v, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, 8v इज इक्वल टू 600, तो वॉल्यूम कितना आ रहा है आपके पास, 600 डिवाइडेड बाई 8, दैट मीन्स 75। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 75 ml। समझ में आया सबको, कहाँ कहाँ पे आपको मेजर फोकस करना है, इन सब जगहों में आपको कॉन्सेप्ट आते हुए भी आप मिस्टेक कर सकते हो, तो इन्हीं सब चीजों जगहों पे आपको मोस्टली फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट जो है इसका सेकेंड पार्ट ग्रुप ए का, दैट इज योर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब परसेंटेज W बाई वी, ठीक है। तो हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, भले हम न्यूमरेटर में वेट ले रहे हैं, बट सॉल्व जो हम कर रहे हैं वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ml में कितना वेट प्रेजेंट है, परसेंटेज v बाई वी क्या था कि 100 ml में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, परसेंटेज w बाई वी इज इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम के बजाय हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ये चीज समझ में आई सबको। चलो इसको सीधा क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, एन एक्वस solution contains 30% W by V of यूरिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको बताना है इसमें, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है। और सेकंड आपको बताना है, व्हाट weight of urea, what weight of urea will be present in 5 ml of solution, ठीक है। देखो जरा, अब आपको बोल रहा है 30% W बाई वी ऑफ यूरिया, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो हमें यहीं पे लिख देती, छोटा सा आंसर है। इसका मतलब क्या है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया,
ये स्टेटमेंट समझ में आई सबको? नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपके पास, व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो परसेंटेज W बाई V क्या बोल रहा है आपके पास, जो भी वेट होगा सोल्यूट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके, 30% आपको गिवन है और पूछ रहा है कि कितना वेट होगा अगर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो है वो 5 ml है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 30, ये आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। तो W कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, 15/10 दैट इज 1.5 grams। अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? बाकी देखो आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे बाय द वे। ठीक है, वैसे तो आप ये फॉर्मूला लगा के कर लो, बट यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। मुझे ये पता है कि 100 ml में 30 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा 30/100, तो 5 ml में कितना हो जाएगा 30/100 इंटू 5, कितना आ गया। तो ये कौन सा मेथड है, यूनिटरी। तो यूनिटरी मेथड आपका जहां लग सकता है आप लगा सकते हो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने यूनिटरी मेथड में। अदरवाइज केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं ही, आप क्लियरली फॉर्मूला का यूज करके यू फाइंड द आंसर। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रही हूँ, होमवर्क में करना है इसको। 5 moles of glucose are dissolved in 1.1 kg of water if density of solution is 1.25 grams per ml, then determine percentage W by V of ग्लूकोज। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है मैंने, थोड़ा डेंसिटी वेंसिटी लेके आ गई हूँ मैं। ठीक है, वॉल्यूम गिवन नहीं है बट ट्राई टू डू इट। ठीक है, होमवर्क में इसको कौन सा पोर्शन पे मौर्य स्क्रॉल करूँ,